वेलकम बैक गाइस। और आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। लेट्स बिगिन। अब हम बात करेंगे कांग्रेस डोमिनेंस इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट यही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देखो, इस पार्टी को समझो और इसकी हिस्ट्री समझो। ये जो पार्टी थी, ये कोई न्यू पार्टी नहीं थी जो कि अभी कुछ 10-20 साल पहले बनी हो। ये पार्टी बनी थी 1885 में। ओवर टाइम इस पार्टी ने इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है इंडिया की फ्रीडम में, इंडिया की इंडिपेंडेंस में। एंड गाइस, जो जितने भी लीडर्स थे वो पैन इंडिया लीडर्स थे, मतलब वो पूरे ओवर इंडिया में फेमस थे वो लीडर्स। एंड गाइस, एक तरीके से ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन थी। ये पार्टी सिर्फ एक स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी उस टाइम पे भी, जब इंडिया एक कॉलोनी था ब्रिटिश के। जब इंडिया एक कॉलोनी था तब भी ये पूरे अपनी ये पार्टी एज अ होल पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी ब्रिटिशर्स के आगे। एंड गाइस, नेहरू एक तरीके से इस पार्टी का फेस बन चुके थे, जो कि इस पार्टी को मदद करता था अवाम और जनता का सपोर्ट लेने में, ज्यादा से ज्यादा वोट लेने में। तो इस फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसके अकॉर्डिंग वोटिंग करी जाती थी इंडिया में। सो गाइस, इस सिस्टम को आप ऐसे समझो, मान लो कि 4 पार्टी है, पार्टी ए, बी, सी एंड डी, एंड 100 वोट है। एंड जो पार्टी ए है उसको मिले 50 वोट्स, और जो पार्टी बी है उसको मिले 20 वोट्स, एंड जो पार्टी सी है उसको मिले 15 वोट्स, और पार्टी डी है उसको भी मिले 15 वोट्स। तो गाइस, यहां देखो, सबसे ज्यादा वोट किसको मिले? पार्टी ए को 50 वोट। सो बेसिकली उसकी मेजोरिटी है। तो जो इसीलिए पार्टी ए यहाँ पे मेजोरिटी ले लेती है, मेजोरिटी हासिल कर लेती है, तो वो इलेक्शन जीत जाती है। इस सिस्टम में किसी भी पार्टी को जीतने के लिए सिर्फ मेजोरिटी चाहिए होती है। एंड गाइस, फर्स्ट जनरल इलेक्शन की बात करें अब, तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन होते हैं 1952 में, जिसमें लोकसभा में टोटल 489 सीट्स थी, जिसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस 364 सीट्स जीतती है। एंड जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ये 16 सीट जीतती है, एंड फर्स्ट अपोजिशन पार्टी बनती है इंडिया की इन केरला, इन त्रावणकोर कोचीन रीजन में। एंड गाइस, अगर हम सेकंड जनरल इलेक्शन की बात करें, इसमें भी हमें कांग्रेस का डोमिनेशन देखने को मिलता है 1957 में। थर्ड जनरल इलेक्शन में जो कि 1962 हुए थे, इसमें भी हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का डोमिनेंस मिलता है। एंड देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड गाइस, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो हमें देखने को मिला कि 3/4 का रेशियो चल रहा था, कि अगर 4 है तो उसमें से 3 सीट तो सिर्फ कांग्रेस लेके जा रही है। एंड अपोजिशन की बात करें, वो 10 सीट में से 1 सीट लेना उनको मुश्किल हो रहा था। एंड जैसा गाइस अभी हमने पीछे पढ़ा था कांग्रेस डोमिनेंस, तो हमें वो साफ साफ इलेक्शन के रिजल्ट में भी देखने को मिल रही है। एंड गाइस, अगर हम अब नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस की बात करें, तो बेसिकली जो कांग्रेस का नेचर था वो डेमोक्रेटिक था। एंड गाइस, अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी ऑफ अफ्रीका, अफ्रीकन नेशन कांग्रेस की साउथ अफ्रीका रीजन में, तो वहां पे वो अपार्थाइड सिस्टम को खत्म करती है, एंड करती है। एंड गाइस, अगर हम बाकी रीजन्स की बात करें, वहां पे जो जो गवर्नमेंट डोमिनेंस दिखा रही है, तो वो एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर देती है डेमोक्रेसी को। लाइक अगर हम चाइना, क्यूबा, सीरिया जैसे रीजन को देखें जहां पे डोमिनेंस है पार्टीज की, बट वो क्या है, वहां पे सिंगल पार्टी रूल है, वहां पे सिर्फ एक ही पार्टी रूल है। एंड वहां के लोगों को कोई ऑप्शन नहीं है कि आप दूसरी गवर्नमेंट भी इलेक्ट कर सकते हो। वहां पे सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती है, बार बार इलेक्ट होती है और बार बार पावर में आती है। एंड गाइस, कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे वन पार्टी स्टेट है, जहाँ पे मिलिट्री भी रूल करती है। इजिप्ट हो गया, बेलारूस हो गया, म्यांमार हो गया, और कुछ ऐसे स्टेट भी थे जो कि पहले वन पार्टी थे, जैसे मैक्सिको, साउथ कोरिया एंड ताइवान। यहाँ पे हम एक चीज कह सकते हैं कंक्लूजन में, जो नेचर है कांग्रेस डोमिनेंस का वो डेमोक्रेटिक है, एंड बाकी कंट्रीज की गवर्नमेंट की तरह नहीं है, जो कि क्योंकि इंडियन कांग्रेस स्टिल एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो करती है, एक डेमोक्रेटिक वे से काम करती है। फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक एडवांटेज, जो कांग्रेस पार्टी थी वो फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक एडवांटेज था उसके पास, क्योंकि वो ऐसी फर्स्ट पार्टी थी जो इंडिया में बनी थी 1885 में। एंड इनकी स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा अलग थी, एंड ये एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल वे में काम करती थी लोकल लेवल पे, जिसमें हर नेचर से, हर बेसिकली हर पार्ट से लोग आते थे और इसमें काम करते थे। एंड गाइस, हम कांग्रेस का सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन देखेंगे कि सोशल लेवल पे वो क्या थी एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन कैसा था उसका। सो अगर एज अ सोशल कोलिशन आप कांग्रेस पार्टी को देखो, तो ये 1885 में बिल्ड होती है, जो कि बेसिकली प्रेशर ग्रुप था, एंड जिसमें न्यूली एजुकेटेड लोग थे, प्रोफेशनल्स थे एंड कमर्शियल क्लास थे, जो कि बेसिकली अपर कास्ट से आते थे, इंग्लिश बोलते थे और अर्बन एलाइट्स थे। एंड गाइज, ये लोग क्या करते हैं, मास मूवमेंट रन करते हैं 20th सेंचुरी में, जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन इंटरफेरेंस मूवमेंट, जिसमें क्या होता है, पीजेंट्स का रोल होता है, विलेज वर्कर एंड ओनर्स सब साथ में मिलके काम करते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कोई सी भी क्लास का हो, चाहे वो वर्किंग क्लास का हो, चाहे वो रूलिंग क्लास का हो, चाहे वो एलिट क्लास का हो, सारे मिलके एक साथ काम करते हैं।
और एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन मूवमेंट्स में। एंड कैसे आप एक रेनबो लाइक सोशल कंडीशन कह सकते हो, जैसे एक रेनबो होता है ना, तो 7 कलर के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, वैसे ही आप इसकी सोशल कंडीशन कह सकते हो, क्योंकि डिफरेंट क्लासेस थी, डिफरेंट कास्ट भी थे, डिफरेंट रिलीजियस थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस थे, बट डिफरेंट इंटरेस्ट भी थे, जिससे हमें दिखता है कि एक रेनबो की तरह पार्टी थी। एंड गाइस अब हम आइडियोलॉजिकल कोलिजन की बात करें तो देखो क्या करती कांग्रेस का वर्क समझो कैसे काम करती है। जैसे अगर देख सकते हैं उनकी आइडियोलॉजीज भी बहुत अलग थी एक दूसरे से। अगर वहां पे रेवोल्यूशनरी थे तो वहाँ पैसिफिस्ट भी लोग थे, अगर वहाँ कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के लोग थे तो वहाँ पे रेडिकल आइडियोलॉजी के भी लोग थे, अगर वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के लोग थे तो वहाँ मॉडरेट आइडियोलॉजी के लोग भी थे, अगर वहाँ पे राइट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले थे तो वहाँ लेफ्ट आइडियोलॉजी को भी फॉलो करने वाले थे। सो एक टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस दिखाता है, बेसिकली ग्रुप्स इनसाइड द पार्टी, कि एक पार्टी तो है बट उसके अंदर इतने सारे डिफरेंट आइडियोलॉजीज के ग्रुप्स हैं एक साथ जो एग्जिस्ट करते हैं और बैलेंस करते हैं कोलिजन को। ये क्या करता है, अवॉइड एक्सट्रीम पोजीशन, किसी भी एक एक्सट्रीम पोजीशन को लेने से अवॉइड करता है। ग्रेटर टॉलरेंस ऑफ इंटरनल डिफरेंसेस, कि अगर हमारे बीच में कोई डिफरेंस भी आता है तो हम उसको इंटरनली एक तरीके से, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको इंटरनली हम डिफरेंट आइडियोलॉजीज के पीपल्स तो हैं ही, एक दूसरे के साथ करके हम उसको काफी तरीके से इजीली मैनेज कर सकते हैं। एंड एक तरीके से ये चीज ये भी करती थी कि कांग्रेस पार्टी में ही अगर डिफरेंट आइडियोलॉजीज के पीपल हैं तो एक अपोजिशन का काम ही नहीं होता था, कि हमें एक अपोजिशन पार्टी की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि एक कांग्रेस में एक फीचर ये था कि वो अपने अंदर ही अपोजिशन, अपनी पार्टी के अंदर ही एक ऐसी पार्टी रखते थे, ग्रुप रखते थे जो अपोजिशन का काम करता था। चाहे वो कोई भी डिसीजन लो तो वो एक तरीके से उसे बताता कि ये गलत है। एंड गाइस दिस लीव्स नो पार्टी टू बिकम अपोजिशन। बेसिकली अगर जो कांग्रेस पार्टी है उसमें इतने सारे डिफरेंट आइडियोलॉजीज के लोग हैं तो उससे क्या होता है, तो हमें एक अपोजिशन पार्टी की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगर इतने सारे डिफरेंट आइडियोलॉजीज के पीपल एक ही पार्टी में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमें एक अपोजिशन पार्टी की क्या जरूरत। एंड गाइस ऐसे एक तरीके से कांग्रेस पार्टी वर्क भी करती थी, जिसमें जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज के पीपल थे वो एक ग्रुप बना रखा था उन्होंने अपनी इस पार्टी के अंदर ही, जो एज अ अपोजिशन वर्क करता था, एज अ अपोजिशन एक्ट करता था। सो गाइस यहाँ पे हम देख सकते हैं फाइट अदर ग्रुप्स विद इन द पार्टी, पॉलिटिकल कंपटीशन विद इन द पार्टी, की फैक्शनलिज्म था आ स्ट्रेंथ, नो नीड टू मेक अ न्यू पार्टी। हम कांग्रेस पार्टी एक रूलिंग पार्टी है प्लस अपोजिशन पार्टी भी है, एक जो रूल भी करती है एंड उसके अंदर ही अपोजिशन पार्टी है जो उसको गाइड करती है कि उसको क्या करना है, उसको बैलेंस में रखती है चेक्स करने के लिए। ग्रैंड सेंट्रल पार्टी, एंड गाइस ये सिस्टम फर्स्ट डिकेड तक रहता है। सो गाइस ये जो लास्ट टॉपिक है ये इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज इन इंडिया। सो देखो कॉन्टेक्स्ट समझो, पहली बात अपोजिशन पार्टीज है वो एग्जिस्ट करती थी इवन इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, बट गाइस उनको इतनी ज्यादा लाइट में नहीं आ पाया, उनको इतनी ज्यादा फेमस नहीं हो पाई, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो एक तरीके से हमने अभी फीचर्स देखे कैसे उसके अंदर ही एक अपोजिशन पार्टी उन्होंने बना रखी थी, इतने सारे डिफरेंट आइडियोलॉजीज के पीपल थे, तो डिस्पाइट एक कांग्रेस की जो डोमिनेंस थी उसकी वजह से ये पार्टी इतनी लाइट में नहीं आ पाई। एंड गाइस सेकंड अगर हम इनकी रोल की बात करें कि रोल क्या था अपोजिशन पार्टी का, तो बेसिकली इनका रोल ये था कि क्रिटिसिज्म ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस जो पार्टी थी उसको बैलेंस ऑफ पावर में रखना, केप्ट रूलिंग पार्टी इन चेक, कि वो पार्टी क्या कर रही है, अगर वो गलत कर रही है तो अपोजिशन अपनी आवाज उठा के बताती है कि ये गलत चीज है, ऐसे ये गलत नहीं करना, आप इसको ऐसे कर सकते हो। एंड गाइस डेमोक्रेटिक अल्टरनेटिव, एंड ये लोगों को एक ऑप्शन देती थी कि अगर आपके पास ये पार्टी है तो आप इस पार्टी को भी चूज कर सकते हो, अगर आपको इस पार्टी में दिक्कत आ रही है तो एक अल्टरनेटिव देती थी। एंड गाइस अगर हम इसकी एवोल्यूशन की बात करें तो देखो मैनी पार्टीज हैं जो काफी इमर्ज हुई थी 1952 इलेक्शन के बाद। एंड गाइस वो एक टोकन ऑफ रिप्रेजेंटेशन गेन करती है लोकसभा में एंड स्टेट असेंबलीज में वो फाउंडेशन रखती है फॉर फ्यूचर डेमोक्रेसी। गाइस आप आगे जाके पढ़ोगे कुछ सालों बाद जब कांग्रेस की डोमिनेंस खत्म होती है और फिर जो ये अपोजिशन पार्टी है ये रोल में आने लगती है, इनका इम्पैक्ट बढ़ने लगता है, ये ऑर्गेनाइज होने लगती है, एंड ये सब आगे आप पढ़ोगे। एंड गाइस इनके सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये एक तरीके से क्रूशियल रोल प्ले करती है इन शेपिंग इंडियाज डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, एंड ये प्रिवेंट करती है कांग्रेस सिस्टम को, कांग्रेस डोमिनेंस को, एंड प्रिवेंट द एंटी डेमोक्रेटिक, की जो पार्टी है वो एंटी डेमोक्रेटिक ना हो जाए नेचर में, कांग्रेस उसको बैलेंस करके रखती है। एंड गाइस अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो पहला चैलेंज ये लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन है, एंड गाइस स्ट्रगल टू कम्पीट अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग पार्टीज, की पार्टीज कम्पीट नहीं कर पाती, जब उनके आगे बहुत बड़ी पार्टी आ जाए तो अपोजिशन पार्टी स्टैंड ही नहीं कर पाती। सो गाइस दिस इज इट, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड गाइस प्लीज कमेंट करो कि आपको और कौन से चैप्टर्स चाहिए, एंड गाइस प्लीज डू अ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।